नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का ही कुछ टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे है आपका प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर का क्या मतलब होता है आपको बता दें। प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है कि वह सेंटर जहाँ से कंपनी को प्रॉफिट जनरेट होगा, उस पर्टिकुलर सेंटर को हम लोग प्रॉफिट सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। आप बता रहे इट इज द अनक्लासिफाइड टर्म नॉट इंक्लूडेड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ द आईसीएम में। हाउएवर इन द कॉमन पैरेलेंस इट मीन्स ए सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर अडॉप्टिंग वे एंड avenue in earn maximum possible profit on a product or any other activity business। है ना। कह रहा है कि प्रॉफिट क्या होता है, इसको एक कॉस्ट अकाउंटिंग के टर्म में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। बट इसका मतलब ये है, मतलब एक कॉमन पैरेलेंस में इसको बताया गया है कि इसका मतलब ये होता है कि वह प्लेस जहाँ से गुड्स को हम लोग सोल्ड करेंगे तो उसके बाद वो प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है ना। तो वो लोग मार्केट सर्वे वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कॉस्ट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक होगा आपका कॉस्ट सेंटर। है ना। कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर में क्या डिफरेंस आगे बता रहा है। तो पहले हम लोग कॉस्ट सेंटर क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है दोस्तों, कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि वह प्लेस जहाँ से कॉस्ट इनकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है ना। वह प्लेस जहाँ से कॉस्ट इनकॉर्ड होंगे, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग कॉस्ट के नाम से जानते हैं, सॉरी कॉस्ट सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे कंपनी बहुत बड़ी होती है, कंपनी बहुत बड़ी है तो हर जगह पे नहीं ना प्रोडक्शन करेंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर। ठीक है ना। कॉस्ट सेंटर इज वन विच द कॉस्ट इज असर्टेन, प्रॉफिट सेंटर इज वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। है ना। मतलब कह रहा है कॉस्ट सेंटर मतलब जहाँ पे कॉस्ट असर्टेन किया जाएगा, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। और जहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, जहाँ जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट के लिए, उस प्लेस को हम लोग प्रॉफिट सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट सेंटर इज द अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट, वाइल प्रॉफिट सेंटर इज द अडॉप्टिंग वेज ऑफ द एवेन्यू ऑफ द टू अचीव द। है ना। अब कह रहा है कि कॉस्ट कंट्रोल और जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं गुड्स, तब हम लोग कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं, तो वो कॉस्ट सेंटर में। प्रॉफिट सेंटर सारी चीज़ें हो गई होती है, गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए गए होते हैं, उसके बाद का प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो आप बस इतना समझिए, कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है कि वह प्लेस जहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड किए जाते हैं, उसको हम लोग कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। फिर प्रॉफिट सेंटर वह प्लेस जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है ना। कॉस्ट यूनिट क्या होता है। कॉस्ट यूनिट का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम उसको कैसे मेजर करेंगे। जैसे हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन जब परचेज करते हैं, उसको मनी में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, मनी में मेजर करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जैसे गुड्स को बेचे खरीदे, ठीक है ना, तो हम उसका एक्सचेंज का मीडियम, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, अब क्या होता है कि अब मनी में, कि अब कुछ भी आप सेल करना चाहो सेल कर दिया जाएगा उसको, उसके बदले आपको रुपया पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है कि हम कोई एक, हमारे पास एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना होना चाहिए मापने के लिए ना, तो वही होता है कॉस्ट यूनिट। कि अगर हम लिक्विड फॉर्म में बना रहे तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, कितना हुआ, कैसे हुआ, कैसे प्राइस डिसाइड करेंगे। है ना। पर केजी होगा, पर ग्राम होगा, पर किलोग्राम होगा। ठीक है ना। जैसे टाइम के लिए सेकेंड होता है, केजी के लिए ग्राम होता है, तो वैसे यहाँ पे हम लोग जब यूनिट बनाते हैं तो उसको हम लोग एक डिसाइड कर लेते हैं इसको कैसे मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि इस इंडस्ट्री में कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं। The form of measurement used as cost unit are generally the units of physical measurement, such as number, weight, length, volume। है ना। मतलब उसका फिजिकली मेजरमेंट जैसे नंबर में करते हैं, है ना, वेट क्या होगा उसका, लेंथ क्या होगा उसका, वॉल्यूम क्या होगा, ये सारी चीजें। जैसे कोल माइन हो गया, तो कोल माइन को दोस्तों हम लोग पर टन कोयला के हिसाब से मेजर करते हैं ना, कि पर टन के हिसाब से इसको हम लोग यूनिट कितना प्रोड्यूस होगा तो कितना टन हुआ, उसके हिसाब से हम लोग उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। शुगर मिल कंपनी में हम लोग पर कुंटल के हिसाब से, पर कुंटल शुगर के हिसाब से या पर केजी के हिसाब से, है ना। और टेक्सटाइल मिल में हम लोग पर मीटर के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। फ्लोर मिल में हम लोग पर कुंटल या पर केजी के हिसाब से इसको मेजरमेंट करते हैं। पेपर मिल में पर केजी के हिसाब से करते हैं। और स्टील मिल में हम लोग पर टन स्टील के हिसाब से बात करते हैं। है ना। ब्रिक कंपनी जो ईटा निर्माण करती है, वहाँ पे पर 1000 के हिसाब से मेजरमेंट किया जाता है, 1000 के हिसाब से वहाँ पे बातें की जाती है। ठीक है ना।
केमिकल, हाँ 1000 के हिसाब से बात किया जाएगा। फिर अगर आप आराम से एक ईंटे का प्राइस निकाल सकते हैं। जैसे 1000 बताया कि 12,000 रुपये में मिलेगा, तो एक ईंटे का प्राइस कितना होगा, 12 रुपये आएगा। इसलिए हम आपको पता कर लेंगे, ठीक है ना। केमिकल में हम लोग पर लीटर या किलोग्राम या टन में करते हैं। वाटर सप्लाई हम लोग पर 1000 लीटर के हिसाब से, ये यूनिट होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। पावर या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पर किलोवाट के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। ट्रांसपोर्ट में पर पैसेंजर पर टन किलोमीटर के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो आप पढ़े हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का वो पूछता है ना कि मेजरमेंट किसके लिए कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा है, उसको आपको सॉल्व करना है कि हाँ कैसे इसको कौन सा किस में जाएगा। स्पेसिफाई द मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट यूनिट अप्लीकेबल टू द फॉलोइंग इंडस्ट्री। जैसे नर्सिंग होम में कैसे हम क्या मेजरमेंट करते हैं, और ध्यान रखना इसमें कॉस्टिंग का मेथड भी अप्लाई करना है ना, कौन मेथड अप्लाई होगा और उसका क्या यूनिट होगा ये भी बताना है, ठीक है ना। मेथड और यूनिट दोनों बताना है, ठीक है ना। टॉय मेकिंग हो गया, रोड पे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो आए फिर से क्वेश्चन दे दिया, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। आपको फिर बताना होगा कि जैसे नर्सिंग नर्सिंग होम मतलब जहाँ पे ये सर्विस, नर्सिंग होम क्या होती है, सर्विस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे हम पैसे चार्ज करते हैं, पर बेड के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, या पर वीक के हिसाब से, या पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करते हैं, ठीक है ना। टॉय मेकिंग जो खिलौना बनाने वाली कंपनी होती है वो कैसे चार्ज करती है दोस्तों, तो टॉय मेकिंग वाली कंपनी क्या करती है कि बैच के हिसाब से ना, जैसे 10 का 15 का एक साथ का ना, तो पर बैच के हिसाब से पैसे चार्ज होते हैं। मतलब मेथड क्या हो जाएगा, बैच कॉस्टिंग का, और पैसे कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पर बैच के हिसाब से, ठीक है ना। फिर उसी के बाद रोड ट्रांसपोर्ट है आपका ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और इनका कैसे मेजरमेंट किया था, पर टन किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। सीमेंट आपका यूनिट के हिसाब से होता है, पर टन या पर बैग के हिसाब से काउंट करते हैं, है ना। मतलब सीमेंट आपका यूनिट कॉस्टिंग मेथड का एग्जाम्पल है ना। और इसका हम लोग कैसे पैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पर टन या पर बैग के हिसाब से। स्टील आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट होता है। प्रोसेस का मतलब जहाँ पे यूनिट एक बार में नहीं बनते, उसको कई स्टेज होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे कैसे पैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पर टन के हिसाब से, ठीक है ना। हॉस्पिटल जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अप्लाई किया जाता है, और पैसे चार्ज करते हैं पर बेड, पर पेशेंट या पर डे के हिसाब से, ठीक है। शुगर कंपनी प्रोसेस है ना, शुगर कंपनी एक बार में शुगर नहीं बनता है, कई प्रोसेस होकर गुजरता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड है। और इसमें कैसे पैसे आइडेंटिफाई किए थे, पर कुंटल या पर टन के हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है। फर्नीचर आपका मल्टीपल कॉस्टिंग या कंपोजिट कॉस्टिंग का मतलब ये होता है जहाँ पे अलग अलग आइडेंटिकल वर्ड, अलग आइडेंटिकल प्रोडक्ट को मिला के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मान लो आपको फर्नीचर बनाना है, तो सपोज करो फैन ही है, तो आप क्या करते हो कि उसमें नट बोल्ट किसी और कंपनी का है ना, उसका जो उसका डेना होता है दूसरी कंपनी का, उसमें जो वाशर वगैरह लगे दूसरे कंपनी का, मिला के हम कंपोजिट कर देते हैं, ठीक है ना। ईच यूनिट मतलब अलग अलग आइडेंटिकल यूनिट रहते हैं, उसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं। कोल कंपनी सिंगल, सिंगल मतलब आपका यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल का मतलब होता है यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है ना। है ना, तो यूनिट कॉस्टिंग एग्जांपल है, यहाँ पे पैसे कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पर कुंटल के हिसाब से। शिप बिल्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे काम 1 साल से 2 साल तक चलता रहता है, तो कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पैसे कैसे कि आप जितना एक शिप बनाओगे तो उसके हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते हैं ना, पर शिप के हिसाब से। बाइसिकल मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग का एग्जांपल है ना। कंपोजिट मतलब वही अलग अलग आइडेंटिकल यूनिट से मिला के एक यूनिट बनाने को हम लोग कंपोजिट बोलते हैं, ठीक है ना। पर बाइसिकल के हिसाब से होता है। टीवी आपका मल्टीपल कॉस्टिंग का एग्जांपल है, मेथड अप्लाई करते हैं, पर टीवी के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते हैं। ब्रिज और जो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एग्जांपल है, और पैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं ईच कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। एडवर्टाइजिंग जॉब कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ईच जॉब के हिसाब से। ब्रिक वर्क आपका सिंगल या आउटपुट है ना, या फिर यूनिट कॉस्टिंग का एग्जांपल है ना। यहाँ पे हम लोग पर 1000 के हिसाब से पैसे जब जाते हैं ईटा कंपनी के यहाँ, तो पर 1000 के हिसाब से ही बात करता है ना। तो ये रहा कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अब कह रहा है कि अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि 1944 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉपरली 1959 में, ठीक है, 1959 में
कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट पास कर दिया गया, जो कि अब CMA कराती है ना, ICWA पहले बोला जाता था, ठीक है ना। तो ये रहा थोड़ा हिस्ट्री। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैंने बता है कि अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं और होते क्या है। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, बट एक बार फिर से देख लीजिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मतलब जब गुड्स फिनिश हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों कि जब गुड्स फिनिश नहीं हुआ होता उसके पहले पूरा कॉस्टिंग, मतलब कैसे एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसमें टोटल कितने सारे खर्चे होंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सब की जो रिकॉर्डिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजरियल पर्पस है ना, मैनेजरियल डिसीजन के पर्पस से है ना, जो हमको मैनेजमेंट पे हेल्प करता है कि फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग होते हैं, पॉलिसी के लिए हम लोग पॉलिसी मेकिंग के लिए हम लोग जो अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कॉस्ट शीट दिया हुआ है। कॉस्ट शीट आपको बता दें, यहाँ पे अलग से पहले हम आपको बता दें कि कॉस्ट शीट बनाने के लिए दिया हुआ, हालांकि चैप्टर में अलग से बताया जाएगा, बट एक कॉस्ट शीट अगर आपको आ जाएगा तो बड़ा सिंपल होता है। जिसमें होता है क्या कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होता है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो इसमें 3 एलिमेंट जरूर आएंगे, ठीक है ना। वो कौन कौन होंगे? मटेरियल होंगे और लेबर होंगे और एक्सपेंसेज होंगे। क्या क्या होगा दोस्तों? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेज होगा, ठीक है ना। अब मटेरियल में आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, है ना। लेबर में आपका डायरेक्ट लेबर होगा और इनडायरेक्ट लेबर होगा। एक्सपेंसेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, ठीक है ना। अब आपको जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इन तीनों को कंबाइंड रूप से हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओवरहेड के नाम से जानते हैं ना। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीनों को हम किस रूप में जानते हैं? ओवरहेड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब यही प्रोडक्ट कैसे क्या है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो कोई कॉस्ट 5,000 रुपये का था, तो अब मान लो 3,000 रुपये मटेरियल में लगा होगा और 1,500 लेबर में और 500 मान लेते हैं एक्सपेंसेज में, ठीक है ना। अब अब इसमें अगर के लेबर वगैरह में है तो जैसे डायरेक्ट में मान लेते हैं 1,800 होगा, इनडायरेक्ट में 1,200 होगा, तो हो गया ना 3,000। लेबर में उसी तरीके से 1,200 ये होगा, तो 300 इनडायरेक्ट में सपोज कर लेते तो हो जाएगा 1,500। ये 500 एक्सपेंसेज में है तो मान लेते हैं 400 डायरेक्ट है तो 100 रुपये इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट में 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। किससे रिलेटेड होगा? आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेज होगा, है ना, ऑफिस से रिलेटेड होगा, और आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। ये 3 अलग अलग एक्सपेंसेज होंगे। तो आइए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। पहले आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, है ना। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है ना। जब फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा दोस्तों, तब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसमें हम लोग ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हैं। तो आपका आ जाता है ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपका सेल्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कॉस्ट शीट है। बड़ा पूछता है कि कैसे। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आइटम आते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो ओवरहेड होता है, ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम आपको बता दें कि एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल का पूरा पार्ट, इनडायरेक्ट लेबर का पूरा पार्ट, प्लस पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। मतलब इतना मिलाएंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ठीक है ना। और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होता है दोस्तों? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओनली होता है पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में एक छोटा सा पार्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बता दें आपको दोस्तों, ये भी बस होता है पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल चैप्टर रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर यूट्यूब पे अपलोड है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अल्पाइन क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर ले, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।